देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव और आज जो देख रहे हैं वो आपका बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले आपने मोनोसेक्राइड को कंप्लीट किया था। आज जो हम उसके जो सेकंड कार्बोहाइड्रेट के जो सेकंड क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो आपका कौन सा था, ओलिगोसेक्राइड। भाई आपने ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर साइज आपने तीन टाइप से क्लासिफाई किया था आपने कार्बोहाइड्रेट को। एक तो बात है मोनोसेक्राइड में, एक डाईसेक्राइड या ओलिसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड की मैं बात करूँ, तीसरा आपका क्या था, पोलीसेक्राइड। लास्ट लेक्चर में हम मोनोसेक्राइड कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले किसकी, ओलिगोसेक्राइड। देखिए ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, जो ओलिगोसैकेराइड है इनमें डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड या पेंटासैकेराइड लगभग 10 यूनिट जिसमें मोनोसैकेराइड यूनिट की जुड़ी होती है उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। भाई अगर एक डेफिनेशन की बात करें, दोज कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 और मोर देन 2 अबाउट 10, मतलब लगभग 10, मोर देन मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट लेवल तक 1000 2000 ऐसा नहीं, लगभग 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट को अगर बात है रिलीज करता है। भाई कोई भी उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसी कार्बोहाइड्रेट का, वो लगभग 10 तक, या तो 2 में 3 में 4 में 5 में 6 7 8 9 10 तक अगर मोनोसैकेराइड यूनिट उसमें ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट को हम बात करेंगे क्या बोलेंगे भाई, ओलिगोसैकेराइड बोल रहे हैं। ये चीजें क्लियर है। तो मोस्टली जो आपके सिलेबस में चलता है वो है आपके डाइसैकेराइड, जो सिर्फ डाइसैकेराइड, डाई का मतलब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 2 यूनिट की बात हो रही है। भाई ऐसा मोनो अगर बात है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट में टूटता है वो कौन सा बोला जाता है, आपका डाइसैकेराइड बोला जाता है। अब बात आती है कि जो डाइसैकेराइड होते हैं, मेन डाइसैकेराइड में इनमें जो जुड़ी होती है 2 मोनोसैकेराइड जो यूनिट होती है, भाई आप जैसे ग्लूकोज पढ़ रहे थे वो एक मोनोसैकेराइड है, अकेली सिंगल यूनिट होती है। हमें पता है कि जो डाइसैकेराइड होंगे उसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होगी, भाई ग्लूकोज की होगी या दूसरी ग्लूकोज की भी हो सकती है, जो भी पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज की भी जुड़ती है, आप उसमें गैलेक्टोज की भी आप बहुत सारी पढ़ोगे अभी जो पढ़ने वाले हैं, फ्रक्टोज की भी आपस में जुड़ के जो एक से ज्यादा यूनिट, मतलब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़कर किसकी फॉर्मेशन करती है, डाइसैकेराइड की। अब किसके थ्रू जुड़ती है, भाई दोनों यूनिट अलग अलग है, आपस में किसी ना किसी के थ्रू लिंकेज, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किसी ना किसी के थ्रू तो बनना है। जो बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच में, जो बॉन्ड बनता है, जो आपस में जो दोनों आपस में जो इसकी जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो आपस में जिससे जुड़ी होती है, जॉइन बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिंकेज को आप बॉन्ड भी बोल सकते हो, अगर आपको लिंकेज समझ में नहीं आता तो उसको बॉन्ड भी बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, अभी थोड़ा सा तो स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बताते हैं क्या होता है कि जब 2 मोनोसैकेराइड, अगर बात करें 2 मोनोसैकेराइड आर जॉइंड बाय द ऑक्साइड लिंकेज बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। भाई जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जब जुड़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो भी पढ़ेंगे हम, जो इसके एग्जांपल को लेके चलेंगे उसमें देखना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और उसके बीच में ऑक्सीजन से लिंकेज, एक देखना ऑक्सीजन से इस साइड भी कार्बन से बॉन्ड और इस साइड भी कार्बन, बीच में एक ऑक्सीजन या बोले तो ऑक्साइड लिंकेज बन जाएगा या ऑक्साइड बॉन्ड बन जाएगा, और उसी जो बॉन्ड को कहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। एक नंबर का पूछ सकता है सवाल कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, कि उसमें हम अगर बातें क्या बताओगे भाई कि जब 2 मोनोसैकेराइड के बीच में अगर बात है ऑक्साइड जो लिंकेज जो होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से, जो लॉस होने से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक। अभी होता है क्या है वो चीज आ जाएगी, एक एग्जांपल में समझेंगे कैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और किसे ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, वो एग्जांपल में आ जाएगा। उसके बाद जो डाइसैकेराइड के जो एग्जांपल है, जैसे हमने अगर बात है मोनोसैकेराइड के एग्जांपल पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसी में कंप्लीट हो गया। ऐसे जो डाइसैकेराइड का एग्जांपल है वो आपके दे रखे हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। 3 ही एग्जांपल है, इसको ही लेके अगर बात है, तीनों एग्जांपल ही बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जो डाइसैकेराइड है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने की जो नेचर है उसके बेसिस पे, उनमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किससे जुड़ रहा है। कार्बोनिल ग्रुप की मैं बात करूं, जैसे कि आप ग्लूकोज की बात करूं, उसमें आपने क्या था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ग्रुप था। अगर बात करूं फ्रक्टोज में क्या था भाई, कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप होता। तो जो मोनोसैकेराइड यूनिट हमें पता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप तो होंगे, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड होती है वो या तो एल्डोज होती है कीटोज होती है, मतलब दोनों में कार्बोनिल ग्रुप तो होंगे। भाई उसी के थ्रू भाई कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ रही है, भाई किससे, कार्बोनिल ग्रुप से, दूसरी आपस में जो यूनिट है उस कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ रही है या किसी अन्य कार्बन से, किसी दूसरे कार्बन से जुड़ रही है, उसके बेसिस पे 2 भागों में बांट दी जाती है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। जो अगर बात है नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल है सुक्रोज और इसका है लैक्टोज और माल्टोज, किसका, रिड्यूसिंग का। अब रिड्यूसिंग में क्या अगर बात में टर्म्स की मैं बात करूं भाई, रिड्यूसिंग किसे कहते हैं भाई, ऐसा अगर कोई ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें बात करूं जो जिनमें ग्लाइकोसिडिक बनाने में कोई एक मोनोसैकेराइड का कार्बोनिल ग्रुप भाग लेता है। ध्यान से सुनना भाई, अगर बात है इस वाले एग्जांपल में तो क्या होता है कि जो दोनों कंपाउंड के जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन है, कंपाउंड की बात करें सॉरी, दोनों मोनोसैकेराइड के जो कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन है वो आपस में मिलकर
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट में से कोई एक मोनोसैकेराइड कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन से क्या बना रहा होता है, ग्लाइकोसिडिक बना रहा होता है। बस यही इसकी बात है, इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। क्लियर है? तो अब पढ़ते हैं भाई, अब अगर बात है इसके जो एग्जांपल पढ़ रहे थे डाइसैकेराइड के, क्या होते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं कौन सा पढ़ने वाले हैं, सुक्रोज। देखिए क्या होता है, रीड करते हैं। देखिए भाई, ये आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आपका क्या है भाई, सुक्रोज। देखिए सुक्रोज जो किसका एग्जांपल है भाई, आपका डाइसैकेराइड का। सुक्रोज का एक दूसरा नाम भी है, इसको केन शुगर बोलते हैं। केन शुगर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो शुगर केन में पाया जाता है, जो आपका गन्ना होता है, गन्ने का रस पीते हो, गन्ने का रस मीठा होता है। और हमने पता है कि जो एक आपने ये भी चीज पढ़ी थी, स्वाद में मीठे होते हैं। आपने गन्ने का रस देखा, चुकंदर होती है जिसे आपकी शुगर बनती, चीनी बनती, तो स्वाद में मीठे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। इसलिए एक चीज इससे हमेशा याद रखती है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं या आपके जो ओलिगोसैकेराइड है वो सारे शुगर होते हैं। शुगर की क्वालिटी पड़ी थी, शुगर कैसे होते हैं भाई, टेस्ट में तो कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं तथा वाटर सोल्यूबल होते हैं। और नॉन शुगर कैसे होते हैं, वो टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। और कैसे होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो ये चीज तो यहाँ पे एक चीज देखने की है ही नहीं कि भाई जो आपकी जो सुक्रोज है वो शुगर होती है, शुगर होते हैं। हमें पता है कि अगर बात इनका जो टेस्ट कैसा होता है, स्वीट, और दूसरी वाटर में सोल्यूबल होती है। तो ये चीज तो आपको याद कभी मतलब रखनी नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए ऑल मोनोसैकेराइड और ऑल, अगर बात करें ओलिगोसैकेराइड, आर शुगर, बट ऑल पॉलीसैकेराइड आर नॉन शुगर। बस ये तीन चीज याद कर लो तो बार बार भाई सुक्रोज कैसा होगा, या आपका फ्रक्टोज कैसा होगा, ग्लूकोज कैसा होगा, लैक्टोज कैसा होगा, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि नॉन शुगर है या शुगर है। नीट और आईआईटी में एक सवाल अच्छा यहीं से बनता है, वो आपसे 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है कौन सा तो शुगर है, कौन सा नॉन शुगर है, या आपसे एक आइडेंटिफाई करवाता है कि विच वन ऑफ द नॉन शुगर या विच वन ऑफ द शुगर। तो उसमें से आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मोनोसैकेराइड है, आपका डाइसैकेराइड है, या आपका पॉलीसैकेराइड है, बस ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें जो सुक्रोज का जो सोर्स होता है, भाई सोर्स इसके दो ही मेन जो बात करें, फ्रूट में भी होता है, बहुत चीजों में पाया जाता है, लेकिन जो मेन अगर बात है जो सोर्स होता है, एक तो शुगर केन होता है, एक शुगर बीट होता है। शुगर बीट आपने सुना, चुकंदर जिसे शुगर बनती है। अगर बात करें शुगर केन में जो सुक्रोज का जो परसेंटेज होता है वो 15 to 20% सुक्रोज होता है उसमें, जो कि एक मैक्सिमम है। जो शुगर बीट में अगर बात करो तो उसमें जो सुक्रोज का जो परसेंटेज होता है 10 to 17% तक उसमें सुक्रोज पाया जाता है उसमें, टोटल उसके अगर बॉसिलम अगर बात करो उसमें। तीसरी चीज की ये जो होता है आपका कौन, सुक्रोज, वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट में कहां रोटेट होता है, राइट में रोटेट कर देता है। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, ये लास्ट लेक्चर में आप पढ़ के आ चुके हो, नहीं पढ़ा तो वहां पे एक बार प्रीवियस में एक बार दोबारा से जाके देख लो कि क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और क्या होता है लेवियो रोटेटरी। अगर वहां पे भी समझ में ना आए तो एक स्टीरियो केमिस्ट्री आपका चैप्टर चलेगा, वहां वो इजीली समझ में आ जाएगा। एक चीज है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, सुक्रोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है इसका 180 डिग्री। अगर इसके एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, 1 नंबर का सवाल यहां से बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है लेकिन बनने वाला है, क्योंकि अच्छी लाइन है, आपके एनसीईआरटी इस चीज को, इस पॉइंट को अप्लाई करती है, तो सवाल बन सकता है। वो क्या है कि इफ शुगर हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अगर शुगर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा उसे हीट किया जाता है तो वो एक कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ब्राउन सब्सटेंस, एक भूरे रंग के पदार्थ में क्या हो जाती हो, कन्वर्ट हो जाती, जिसको क्या बोला जाता है, कैरोमल बोलते हैं। भाई अगर ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 180 डिग्री, अगर उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आपने हीट किया है तो वो जो सब्सटेंस आपका सुक्रोज एक ब्राउन सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, और उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, आपके भाई ब्राउन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कैरोमल बोलते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो देखते हैं। देखिए क्या होती है, ये रही स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर अगर एक बार समझ में नहीं आई तो फिर रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। देखिए जो अगर बात है सुक्रोज बना किससे होता है, हमें पता है कि सुक्रोज डाइसैकेराइड है, तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बना होगा डेफिनेटली। डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं तो 2 ही मोनोसैकेराइड से बना है। अब कौन सी 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है जिनसे वो बना है, तो एक तो कौन सी है कि इन सुक्रोज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज यूनिट आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात आई थी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ऑक्साइड जो लिंकेज होता है, जो भी बढ़ेंगे वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बस दोनों यूनिट आपस में किससे जुड़ी होती, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और वो दोनों यूनिट होती कौन सी, एक तो अल्फा ग्लूकोज और दूसरी कौन सी है, बीटा फ्रक्टोज है। ये चीज तो क्लियर होगी। सबसे पहले अगर आपने कल जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, कल का मतलब लास्ट लेक्चर में, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज की मैं बात, सॉरी ग्लूकोज की मैं बात करूं, वहां प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसकी हुई, ग्लूकोज की, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी थी, बीटा फ्रक्टोज की है।
एक चीज और चीज भी है, जो सुक्रोज होता है वो वास्तव में आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, थोड़ी देर पहले भी बताया था अभी टर्म्स। अब वो क्यों होता है, लेकिन बात करें भाई, ये तो प्लस साइन है, देखो ग्लूकोज तो कौन सा है, डेक्स्ट्रो, और जो फ्रक्टोज कैसा होता है, लेवियो। ये आप मोनोसैकेराइड में पढ़ेगा है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से सवाल गलत हो जाता है आपका। ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज आपका लेवियो, लेकिन बात करो सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो फिर क्यों होता है भाई, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जबकि दोनों का इक्वी मोलर मिक्सचर होता है भाई, दोनों का मोलर तो सेम है भाई, एक मोल इसका तब जुड़ के ही तो क्या बन रहा है, सुक्रोज। लेकिन अब या तो भाई या तो लेवियो नहीं होना चाहिए डेक्स्ट्रो, क्योंकि दोनों चीज का मिक्सचर है। लेकिन होता है क्या वास्तव में डेक्स्ट्रो, क्यों होता है वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक चीज देखना भाई यहां से सबसे पहले कि ये स्ट्रक्चर तो आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, स्ट्रक्चर कैसे बनी, ये आप प्रीवियस लेक्चर में आप मोनोसैकेराइड के लेक्चर में एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें जाके आप इजीली आप आराम से देख सकते हो। लेकिन इसके बाद अब बात की जाए, आपने इसकी नंबरिंग जो की थी भाई, ऊपर से ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, इसको आप C1 कार्बन कह रहे थे। अगर बात करें इसे C2, इसे C3, ये C4 कार्बन, ये C5, और ये कौन सा था नीचे वाला आपका C6 कार्बन था। इस वाले की मैं बात करूं, ये आपका C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4, C5, और ये नीचे वाला कौन सा था, C6 कार्बन था। ये चीजें आप पढ़ के आए हो। अब ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बनता है इसमें भाई, यहां पे हमें पता है कि इस वाले की अगर बात है, कार्बोनिल की अगर टर्म्स में बात करूं, यहां पे कार्बोनिल ग्रुप था भाई। कीटोन अगर बात है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, जहां पे किसने भाई, ये OH ने वहां पे अटैक किया था। ये भी कार्बोनिल वाला कार्बन है, और ये भी कार्बोनिल वाला कार्बन है, जहां पे डबल बॉन्ड O हुआ करता था। अब ये दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो वहां पे आपने नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ा है, वो केस यहां से बनाता है। तो आपका जी नॉन रिड्यूसिंग कैसा है भाई, डाइसैकेराइड। नॉन रिड्यूसिंग क्यों है कि दोनों अगर जो मोनोसैकेराइड यूनिट है आपस में उसी कार्बन पर जुड़ती है जहां पर कार्बोनिल कार्बन हुआ करता था। कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन से जब दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लाइकोसोड बनाती है तो नॉन रिड्यूसिंग कार्बन उसमें आती है, अगर बात करें आपके डाइसैकेराइड में। अब यहां से होता क्या है कि एक चीज और पड़ी थी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है क्या है, एक ऑक्साइड लिंकेज था, और किससे बन रहा था, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कैसे, और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। अब यहां से इसके C1 कार्बन, ग्लूकोज का C1 कार्बन, और बात करें फ्रक्टोज का C2 कार्बन से जुड़ा हुआ OH और इसका H। मैं देखो इसको निकाल लेता हूं, थोड़ा सा इसके पास ले आता हूं, क्लियर है। और लॉस ऑफ ऑक्साइड लिंकेज कब बनता है, लॉस भाई इसका तो OH और इसका H, या इसका OH इसका H, एक ही बात है। ये आपने निकाल दी भाई, इसका OH निकाल दिया, इसका H2 बाहर, हाइड्रोलाइसिस हो गया। हाइड्रोलाइसिस से बना क्या, इन चीजों को तो निकलने माइनस लॉस ऑफ, अगर बात है निकालने के बाद देखिए क्या बनेगा, आपस में बीच में क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा, एक लिंकेज बन गया दोनों के बीच में। इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो लिंकेज बना है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो भाई ये इसकी स्ट्रक्चर होगी किसकी, सुक्रोज की। अब इसी को हावर्थ स्ट्रक्चर में अगर जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ अलग डिटेल मिलती है भाई। हावर्थ में अगर बात है इसकी तो ठीक है भाई, अल्फा डी ग्लूकोज की हावर्थ स्ट्रक्चर आप पीछे देख सकते हो, लेकिन जब आप बीटा इसकी अगर बात है, बीटा फ्रक्टोज की जब देखते हो आपको ही नहीं दिखती है। लेकिन इससे जब जुड़ता है भाई, ग्लाइकोसिडिक OH OH में जुड़ता है, अगर उस साइड से जोड़ता हूं, देखना होती कैसी है भाई, ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसमें कोई दिक्कत है किसी को भाई, बन गया। बस इसी को हम साइक्लिक में कैसे डिटेल करते हैं, जब ये जुड़ता है ना, जब ये आपस में जब जुड़ते हैं, इसमें केस आएगा वो समझ में कि डेक्स्ट्रो क्यों होता है, क्योंकि ये तो कैसा भाई लेवियो, ये कौन सा डेक्स्ट्रो, लेकिन जो आपका सुक्रोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो होता है। लेवियो भी तो हो सकता था, तो लेवियो क्यों नहीं होता, वो चीजें पढ़ेंगे। एक लाइन उसके बारे में मैंने लिख भी रखी, उसके बारे में रीड करेंगे, देखना कैसे होता है। देखिए एक्चुअल में जब आप बात करते हो, आपको जो ग्लूकोज की, ये तो आपका क्या भी भाई अल्फा डी ग्लूकोज, और ये आपका क्या बीटा डी फ्रक्टोज है। लेकिन आपने फ्रक्टोज की कुछ ऐसी यूनिट देखी होगी, आपने बस वो थोड़ा सा साइड में कर रखा, तो मैंने उसको सीधा कर दिया, बस कुछ नहीं। आपको जो मिलेगी बुक में या आपको नोट्स में जो आपने लिखी है, वो कुछ आपकी ऐसी है। लेकिन मैं जो बना रहा हूं HOH, बात कीजिए H, कुछ आपको ऐसे टाइप्स की इसकी स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपने, अगर आपने जो बनाई है, बस कुछ नहीं, आपने थोड़ा सा ऐसे लिख रखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपने वहां कुछ अलग लिख रखी है, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है। इसमें एक रोटेशन हुआ है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है, जब इसका OH और इसका H जब निकलना होता है, H2 मॉलिक्यूल निकलना होता है, तो इसमें एक रोटेशन हो जाता है। इस मॉलिक्यूल को आपने एक प्लेन देखा है, प्लेन कोई चीज को 180 पे घुमाइए। अगर कोई बात है कि प्लेन आपने यहां से लिया और 180 घुमा दिया ऐसे, अब मॉलिक्यूल में क्या फर्क आता है, जिस प्लेन से घुमाया, ये थोड़ा इमेजिनरी डाटा है। जैसे कि मैं कोई अगर बात करूं, पेज की मैं बात करूं, आपने ये पेज की जैसे हाथ ही आपका भाई, इसको मैंने यहां से पकड़ा, आपके हाथ को यहां से, और बिल्कुल ऐसे घुमा दिया, बिल्कुल बिल्कुल एक ही एंगल पे घुमाया, तो क्या क्या चीज बदलेगी देखना
भाई ये ऑक्सीजन और इसको पकड़ के हमने एक पेपर पे, समझो पेपर के ऊपर क्या है भाई, ये आपकी जो 5 मेंबर रिंग एक पेपर पे है, ध्यान से देखना इस चीज को। इसके ऊपर OH है, तल से ऊपर अगर बात है आपके प्लेन से ऊपर OH है, प्लेन से ऊपर यहां पे भी बात करूं ऊपर OH है, प्लेन से ऊपर हाइड्रोजन है, प्लेन से ऊपर CH2OH है, प्लेन से नीचे, नीचे की मैं बात करूं CH2OH है, प्लेन से नीचे H है, प्लेन से नीचे OH और इधर क्या है H है, ये प्लेन से नीचे। अब इस चीज को मैं ऐसे पलटूंगा, ध्यान से देखना भाई, ये जैसे कि ग्रुप इधर आएगा तो घूमने के बाद ये OH कहां चला जाएगा नीचे, और ये OH कहां जाएगा ऊपर, और ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा नीचे, और ये हाइड्रोजन कहां जाएगा ऊपर। पलटने के बाद ध्यान से देखना, कभी भी आपको ये बनाना है तो एक 5 मेंबर रिंग का पेपर काटना, उसके ऊपर आपको ये ऊपर तो क्या लगा देना OH, इसके ऊपर OH H और CH2, और उसके नीचे की साइड क्या लगा दो CH2OH H OH और H। पलटने के बाद देखना वो कहां जाते हैं भाई, ये ऊपर के सिरे थे, ये तो पलटने के बाद जैसा हमने पलटा, देखना इन दो को ही पलटते हैं भाई, आपने इस मॉलिक्यूल को ऐसे पलटा तो देखना ये वाला पोजीशन यहां पहुंच जाएगी, ये वाली यहां पे OH जो जहां तक घूमने के बाद वो यहां आ गया। H वाली पोजीशन जो पलटने के बाद ये पलटेंगे तो H तो ऊपर चला जाएगा, H कहां चला जाएगा नीचे। ये तो इन चार की सेम टर्म्स इसमें भाई, ये पलटने के बाद जब मॉलिक्यूल पलट के गया तो CH2OH कहां चला जाएगा नीचे, और ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा ऊपर। लेकिन ये जो पलट के आएगा ऊपर, जब CH2OH ऊपर चला जाएगा और OH कहां जाएगा नीचे, और ये जो पलट के गया था तो H कहां चला गया था ऊपर। पलटने के बाद वो सिचुएशन आती है 180 एंगल पर जो स्पेसिफिक रोटेशन हमने जो कराया है ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस अब H2 को निकलना है, इस हाइड्रोलाइसिस की जो लेवियो होता था अभी डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज चेंज इन द साइज ऑफ रोटेशन, रोटेशन की साइज चेंज हो जाती है फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवियो। अगर बात है डेक्स्ट्रो टू लेवियो की टर्म्स वाली टर्म्स में आ जाता है विच इज नोन एज इन्वर्जन। भाई जब ये आपका जो होना चाहिए था कौन सा, ये लेवियो था, और कौन सी, इसी के कारण जो इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन बोला जाता है, इसीलिए सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं, इन्वर्टेड शुगर। भाई लेवियो से किस में आ जाता है डेक्स्ट्रो में। तो ये टर्म्स है, अब ये चीज बदलने की बस रोटेशन कराया और कुछ नहीं। अब यहां से कुछ नहीं है भाई, आपका जो आपके हावर्थ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका वही, यहां से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भाई ये तो C1 कार्बन था, ये C2 है, और ये कौन सा कार्बन है C1 है। क्लियर है, एक इसका तो H2 निकाल दिया, इसका एक H, और आपस में क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पे तो OH था, यहाँ पे OH, मैंने क्या निकाल दिया H2, जुड़ने के बाद बनेगा क्या भाई, ये क्या बना लेंगे आपस में एक लिंकेज, और इसी लिंकेज को ही क्या बोलते हैं आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है ये चीज। तो ये भाई आपने अभी क्या पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर इसके इंपॉर्टेंट है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो आपका माल्टोज, देखिए क्या होता है माल्टोज। ये आपका जो सेकंड एग्जांपल है भाई, आपका सेकंड एग्जांपल कौन सा है, माल्टोज। माल्टोज अगर बात करें, अगर इसका सोर्स की बात करूं तो आपके जो सीड होते हैं मेनली वहां से, और एक चीज अंकुरित जो बीज आपने देखे, बीज अगर आप सीडिंग जब होती है तो अंकुरित जब हो जाते हैं उनमें मेन इसका सोर्स है वहां पाया जाता है। क्लियर है। तो इसको अगर दूसरा इसका नाम है माल्टोज, को माल्ट शुगर भी बोला जाता है। साथ में इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है। तीसरी चीज है कि शुगर होता है डाइसैकेराइड, हमने पहले बात की है, ऑल ओलिगोसैकेराइड आर शुगर। तो ये चीज तो बार बार बताने की जरूरत नहीं होती, शुगर हमें पता है, फिर भी ये हमें पता है कि जो माल्टोज होगा कैसा होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। एक लास्ट चीज कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, कि जो पीपीएल लाइट को राइट में रोटेट कर देता है। और क्यों होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि ये जो बना होता है वास्तव में ये किनसे बना होता है, इन माल्टोज 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट आर लिंक्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी बताएंगे कि जो बना होता है 2 ग्लूकोज की अल्फा यूनिट से बना होता है, और जो ग्लूकोज होती है वो कैसी होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो याद ही नहीं करना है कि डेक्स्ट्रो होगा, लेवियो में बना किससे, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज कैसी होती है डेक्स्ट्रो, तो ये भी कैसा होगा डेक्स्ट्रो, और दोनों की दोनों कैसी होती है अल्फा यूनिट होती है। क्लियर है। ये आपने अच्छे से देखी होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर में देख के आ चुके हो। अब एक दे रखी जो ग्लाइकोसिडिक बंध है वो कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है, लिंकेज है, वो C1C4 कार्बन के बीच में है। अब C1-4 अगर बात करें C1 कार्बन कौन सा, भाई ये C1 बात करूं, ये C2 कार्बन है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है। इसमें C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, C4 ये है, C5 ये है। और वो कह रहा है C1 कार्बन और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मतलब अगर बात है कि जो C4 पर लगा हुआ OH, में इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूं, ये लिख लिया, ये वाले का H और उस वाले का C1 पर लगा हुआ OH बाहर, और बॉन्ड किन के बीच में बनेगा, H2 बाहर हो जाएगा। हमें पता है ग्लाइकोसिडिक कब बनता है, जब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक का H एक का OH बाहर। अब ये बॉन्ड जो बनेगा किस किस के बीच में बनेगा भाई, इसके बीच में। क्लियर भाई, वहां से OH निकल गया, यहां से H, तो C1 कार्बन और C4 कार्बन के बीच में क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो एक ऑक्साइड लिंकेज है, इस कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में, इसके बीच में क्या बन गया, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया।
अब वही बात है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर लगती है थोड़ी अजीब लगती है, हावर्थ ने सही कहा है कि बोले अच्छा दिखने के लिए थोड़ा उसने एक रिप्रेजेंटेशन किया जिससे आपको बॉन्ड दिख रहा, भाई इतना बड़ा बॉन्ड तो मैंने कभी जिंदगी में ऐसे मुड़ा तोड़ा बॉन्ड आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ऐसे होता नहीं, वास्तव में जो लिंकेज होता है C4 और C1 कार्बन की, उसको एक्चुअल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको कैसे साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और एक सही कंफर्मेशन कहाँ मिलता है आपको, यहाँ मिलता है। भाई ये भी आपकी अल्फा ग्लूकोज यूनिट थी, ये भी अल्फा ग्लूकोज यूनिट, तो यही उसी की भाई साइक्लिक, ये तो साइक्लिक थी, साइक्लिक को हावर्थ में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये उसकी कौन सी दोनों स्ट्रक्चर, हावर्थ है, इसकी ये रही इसकी। अब देखो हमने यहाँ पे देखा था, रिप्रेजेंट किया था, दोबारा से प्रीवियस लेक्चर में देखते हो, ये आपका C1 कार्बन था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 और ये कौन सा कार्बन था, C5, क्योंकि जो इसके जस्ट वाले CH2OH को लिख रहे थे नीचे वाले को इस पॉइंट पे लिख रहे थे, एज इट इज सेम उसमें होगा, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये कौन सा कार्बन है भाई आपका, C5 कार्बन है। अब देखो C4 लिंकेज, C4 कार्बन और C1 कहाँ है, ये रहा, इनके बीच में जो एक C1 पर लगा हुआ कौन सा OH और इस पर लगा हुआ ये OH, दोनों में से एक का तो OH बार, एक का H बार, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, एक लिंकेज बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा और H2 मॉलिक्यूल बाहर। और ये स्ट्रक्चर ही किसकी है, आपकी माल्टोज की है। बस सिंपल सा है, बस ये बनाने के लिए आपको ग्लूकोज की यूनिट पता होनी चाहिए, उनमें से एक का OH एक का H बार, बीच में ऑक्सीजन से डायरेक्ट जोड़ दो और इसी लिंकेज को जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसकी भी ऑक्सीजन ये जोड़ा है, इससे भी ऑक्सीजन, ये जो लिंकेज है आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे और ये जो लिंकेज है इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और किनके बीच में बन रहा है, एक तो C4 कार्बन और एक C1 कार्बन के बीच में, क्लियर है। तो ये आपका हो गया भाई माल्टोज। एक एग्जांपल और बच जाता है आपका कौन सा, लैक्टोज। देखिए लैक्टोज क्या होता है उसे भी रीड करते हैं। आपका थर्ड अगर बात करें ओलिगोसैकेराइड का जो लास्ट एग्जांपल है वो आपका बचा भाई आपका लैक्टोज। लैक्टोज का जो दूसरा नाम है इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि मिल्क शुगर इसलिए कहते हैं कि सर जो इसका जो स्टोरेज होता है पाया जाता है सबसे ज्यादा मिल्क में पाया जाता है, क्लियर है। इसका जर्नल फॉर्मूला C12H22O11। आपने जो तीनों, एक कॉमन सी बात है आपको अगर सभी का याद रखना कि नहीं है भाई, आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का एक का किसी का याद रख लो, दोनों का सेम होता है, उनकी स्ट्रक्चर तीनों अलग अलग होती थी। बात करें इसमें, अगर बात करें आप सुक्रोज की बात करें, आप अगर बात करें माल्टोज की बात करें या किसकी बात करें लैक्टोज की, तीनों का जो जर्नल फॉर्मूला वो सेम है, बस इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है, वो चीज है। तो ये आपका तीनों का एक कॉमन याद रखना है। ये कैसा होता है भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, क्लियर है ये चीज तो यहां तक। लेकिन अब जो बना होता है वास्तव में, जो लैक्टोज बना होता है किन चीजों से बना होता है, ये जो बना होता है इन लैक्टोज 1 बीटा ग्लूकोज यूनिट एंड 1 बीटा गैलेक्टोज, एक नई यूनिट आपके साथ में, एक नया आपके कार्बोहाइड्रेट, एक नया यहाँ पे जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ अकेली एक यूनिट है। तो उसको पढ़ने से बेहतर उसको सिंपल कर लोगे भाई, ये जो आपका है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, बीटा गैलेक्टोज की। बस सिंपल यहीं से देख लो क्या होती है। और वो जो जुड़े होते हैं किससे, यूनिट लिंक्ड बाई C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बने होते हैं। भाई आपका सेम इसमें नंबरिंग करते तो ये C1 कार्बन होता है, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5, ये आपका बीटा गैलेक्टोज होता है। एक नई यूनिट आई है आपके सिलेबस में, इससे पहले किसी में मेंशन नहीं कर रखी थी। इसमें बात करें इसका C1 कार्बन ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5। अब जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एक तो C1 पर जुड़ा हुआ OH इंडिकेट हो रखा है, एक C4 पर जुड़ा हुआ OH। इसका अगर मैं बात करूं तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूं, यहां पे ले आता हूं। ये इसका तो एक का तो H और एक का क्या OH बाहर, और ये जो लिंक बन जाएगा किसके बीच में, इसके बीच में। एक का तो OH गया, एक का H गया, तो ये जो लिंक बन गया किन किन के बीच में, C1 कार्बन और C4 के बीच में जो एक ऑक्साइड जो लिंकेज बन गया, इसको क्या कह रहे थे, ग्लाइकोसिडिक। और किन किन के बीच में बना, एक तो बीटा ग्लूकोज और एक बीटा गैलेक्टोज। अब ये चीज है कि ऐसे तिरछे बॉन्ड कभी आपने आधे तिरछे बॉन्ड नहीं देखे, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम किस पे आए, हावर्थ पे। बस इसमें फर्क क्या होता है, इसमें आपने ग्लूकोज यहाँ लिखा है, एक अच्छे तरीके से लिखने के लिए ग्लूकोज इसमें तो इस साइड लिख रखा है, इसमें गैलेक्टोज वहां बस उल्टा लिख रखा है, ताकि उसको बॉन्ड फॉर्मेशन मॉलिक्यूल उल्टा ना हो। बस खाली हमने बीटा गैलेक्टोज लिखने का जो तरीका था, हमने देखा था CH2OH को ऊपर, बाकी इस OH को कहां ले जाते थे, पहले वाले को नीचे, उसके बाद जो इधर है वो ऊपर, जो उधर है वो नीचे। तो इधर क्या था, अगर बात की जाए OH जैसे कि ऊपर है तो ये OH ऊपर रहा, उसके बाद ये H नीचे तो ये नीचे लिख दिया, क्लियर है। उसके अगले पे गए OH ऊपर तो ऊपर, H नीचे तो नीचे, उसके बाद H ऊपर और OH नीचे, उसके बाद हमें पता है यहाँ पे OH था जो कि ऊपर था और H कहाँ पे, नीचे। तो ये इसके हावर्थ स्ट्रक्चर तो आप पहले भी बनाने सीख चुके हो। और ग्लूकोज की आपको, बीटा ग्लूकोज की तो ये होती है, आपको पता है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसका C1 कौन सा भाई, ये देखो C1 C2 C3 C4 और ये कौन सा कार्बन C5, इसका C1 कहाँ है, C1 C2 C3 और C4। C4 कार्बन और C5 पर जुड़ा हुआ एक तो OH और OH, उनके बीच में एक का तो OH जाएगा, एक का क्या जाएगा OH, और बीच में क्या बन जाएगा आपका भाई, जो ऑक्सीजन था वो किससे लिंक हो जाएगा, इस वाले से।
ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, उधर से एक का H गया, एक का OH गया, बीच में एक ऑक्सीजन आपका क्या बन गया, लिंकेज में। और ये जो मॉलिक्यूल बना है जो बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से बना है, ये आपस में जो कंबाइन होने के बाद ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, यही क्या आपका लैक्टोज है। बस कॉमन सी बात है। इसी के साथ आपके जो ओलिगोसैकेराइड है, और जिसमें हम कौन से पढ़ रहे थे, डाइसैकेराइड, वो कंप्लीट हो चुका है। आपके सिलेबस में सिर्फ डाइसैकेराइड है, तो हम ओलिगोसैकेराइड को ना पढ़ते हुए डाइसैकेराइड ही पढ़ते हैं। आपके चलते मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो ओलिगोसैकेराइड का ही एक सेपरेशन था, कौन सा, डाई, वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद आपका जो लास्ट आपका जो सैकेराइड के रेस्पेक्ट में जो टॉपिक बचा है वो बचा है पॉलीसैकेराइड, वो पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है भाई?